जो भी एग्ज़ाम कंडक्शन से रिलेटेड या पेपर की सेफ्टी के लिए है वो कड़े कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। कानून भी कोई कड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि कई बार आप इनको पकड़ते हैं जो पेपर माफिया को, लेकिन फिर बाद में आप उनको छोड़ देते हैं और फिर वही पेपर माफिया फिर से पेपर लीक करता है। तो ये एक सिस्टमेटिक लगातार पिछले 10 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। अच्छा, अभी आपने कहा कि माफिया या जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे किसी भी ओहदे पे हो, तो कहीं ना कहीं उनकी भी तो गलती रही ही होगी। हाँ, बिल्कुल। अगर वो उस पद पे बैठे हैं, नीचे अगर कुछ अच्छा काम होता है तो उसकी जवाबदेही के लिए जिम्मेदार वो होते हैं। अच्छा, एक चीज और आपने जैसे कहा कि कोचिंग वाले इसको बेच रहे हैं, इसका एक ही है कि इनको बर्खास्त किया जाए, दूसरी एजेंसी को नियुक्त किया जाए और ये जो है जांच किया जाए, गहन जांच किया जाए और जो जांच करने के बाद भी सजा मिले। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शो का नाम तो आपको अब तक याद हो ही गया होगा, टी टॉक विद एसपी। आज हमारे साथ हैं बोर्ड मास एजुकेशन के कर्ता धर्ता आप कह सकते हैं, अशोक सिंह जी। अशोक सिंह जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सिंह जी थोड़ा सा बोर्ड मास की जर्नी और अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। वैसे तो आप सब जानते हैं, और आज हम वर्तमान में जो अहम मुद्दा है पेपर लीक, आज विशेष रूप से हम उसकी चर्चा करेंगे। इसकी जड़ कहाँ पे जा रही है? देखिए, मेरे बारे में बस इतना ही इंट्रोडक्शन कहूँगा कि बोर्ड मास एजुकेशन जैसी संस्था को चलाता हूँ। स्टूडेंट के करियर, स्टूडेंट के एडमिशन प्रोसेस और भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में रिसर्च ड्रिवन काम करता हूँ। और जो आज का टॉपिक है जिसमें श्वेता जी के साथ आज बातचीत होगी, ये पेपर स्कैम को, ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है और हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन है। अभी मुद्दा नीट पेपर को लीक को लेके गरमाया हुआ है, लेकिन आज सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि अगर आप देखें तो 10 साल में तकरीबन 85 पेपर लीक हो चुके हैं जी। 48 बार री एग्जाम हो चुका है जी। तो स्टूडेंट इसको सफर कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है किसी भी कंट्री में अगर एक स्टूडेंट को इसी का भरोसा नहीं है कि उसकी मेहनत जिसके लिए वो दिन रात लगन से पढ़ रहा है, उसका एग्ज़ाम ही सुरक्षित नहीं है, तो वो पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड नहीं होगा। तो ये हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को सही से कंडक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है किसी भी सरकार के लिए, अभी जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके लिए और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी ये इंश्योर करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं कि नीट का एग्जाम अभी लीक हुआ। अब आप अगर डेटा पे जाए तो एक रेशियो बनाकर लीक किया गया। आप देखिए 2017 के बाद बीच में 3 साल लीक नहीं हुए। 18, 19, 20, 21 में फिर लीक हुआ। 21 के बाद 22 और 23 में नहीं हुआ, यानी 2 साल। फिर 24, फिर 1 साल गैप, 26। तो ऐसा तो नहीं है, ये एक प्लान लीक है और लोगों की और देखा जा रहा है कि लोग कैसा इस पे रिएक्ट कर रहे हैं। और एक रेशियो में लीक, पहले 3 साल का गैप दिया गया, फिर 2 साल का गैप, फिर 1 साल के गैप। हाँ, देखिए, ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है। जब भी पेपर लीक होता है उसके बाद सिस्टम कंट्रोल लेता है। जब कंट्रोल मेजर्स होते हैं तो 1 साल 2 साल पेपर ठीक चलता है, उसके बाद फिर से जो भी सिस्टम के अंदर में कमियां हैं वो कमियों को एक्सपोज करते हुए, चाहे वो बाहर के लोग या अंदर के लोग, फिर से पेपर को लीक कर देते हैं। तो मैं तो इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनल फेलियर है। कंटिन्यूअस एनटीए या जो भी पेपर कंडक्शन एजेंसी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कंडक्ट कर रही है कंट्री के अंदर में, वो प्रोफेशनल नहीं बन पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है और जो भी एग्ज़ाम कंडक्शन से रिलेटेड या पेपर की सेफ्टी के लिए है वो कड़े कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। कानून भी कोई कड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि कई बार आप इनको पकड़ते हैं जो पेपर माफिया को, लेकिन फिर बाद में आप उनको छोड़ देते हैं और फिर वही पेपर माफिया फिर से पेपर लीक करता है। तो ये एक सिस्टमेटिक लगातार पिछले 10 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है।
अच्छा, अभी आपने कहा कि माफिया या जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, उनके साथ भी उनको भी इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। अगर आप 2024 के नीट पेपर की बात करें तो उस समय जो डीजी थे 2024 में, अभी वर्तमान में वो छत्तीसगढ़ में किसी मंत्री के सचिव बने हुए हैं। तो एक तरह से ऐसा नहीं लगता है कि 24 और 26 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इतने दिनों में अगर वो उन्होंने वहां उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी भी तो गलती रही ही होगी। हाँ, बिल्कुल। अगर वो उस पद पे बैठे हैं, नीचे अगर कुछ अच्छा काम होता है तो उसकी जवाबदेही के लिए जिम्मेदार वो होते हैं, उसका अवार्ड उन्हें मिलता है। तो अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, तो उसकी जवाबदेही भी उनको देनी चाहिए। तो आज वो सचिव बने हुए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैंने इसीलिए कहा कि ये राष्ट्रीय शर्म की बात है, क्योंकि क्या हो रहा है कि न ही एडमिनिस्ट्रेशन, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट, न ही स्टेट गवर्नमेंट इन पेपर माफियाओं को सीरियसली ले रहा है। पेपर लीक होता है जिसे हम एक कैजुअल अप्रोच के साथ थोड़े दिनों तक के जांच के बाद इस सारे जो थोड़े दिनों के जांच के बाद हम इन केसेस को बिल्कुल बंद कर देते हैं और भूल जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। चाहे वो जनता हो, चाहे वो सरकार हो, इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये आपके राष्ट्र के एकेडमिक स्ट्रेंथ का या वीकनेस का सवाल है। भारत की डिग्री को अभी विदेशों में इसीलिए तो सही ढंग से नहीं देखा जा रहा है। जी। सही ढंग से बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। एक कमेंट था एक बड़े इम्पॉर्टेंट मैगजीन में कि भारत के का जो बीटेक है वो आप चाइना के ITI के बराबर है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है ना अपनी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर एग्ज़ाम ही बार बार पेपर लीक होगा तो कल को आपके डॉक्टरों की भी वैल्यू क्या रहेगी? बिल्कुल। तो क्योंकि ना कहीं तो उंगली उठेगी कि क्या पता ये पेपर लीक हुआ हो, इन्होंने जो भी डिग्री ली है इन्होंने पेपर खरीदा हो। तो ये हम सब के लिए जिम्मेवारी की बात है। जो ईमानदार हैं उनके लिए भी ये बहुत जिम्मेवारी की बात है कि इस चीज़ को सीरियसली लिया जाए। अच्छा, एक चीज और है कि इस पेपर लीक में, जैसे अभी जो पेपर लीक में बीजेपी के 2 लीडर का नाम आ रहा है, लेकिन अगर हम जड़ में जाएं तो पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसे कमाने के तरीके थे। वो अपनी जेब से पैसे लगा के, जहां तक मैं कई सारे लीडर के करीब रही हूं, अपनी जेब से वो 50 पैसे लगाकर आपको एक कप चाय तक नहीं पिलाएंगे। बिल्कुल। वो आपकी जेब से निकलवा के तभी चाय पियेंगे। हाँ। या फिर कोई और बेनिफिट उनको अदर मॉनिटेरियल कहीं से आ रहा हो तो आप उसके ऊपर खर्च करेंगे। जी। ये एक पॉलिटिकल, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी को, मैं बीजेपी, कांग्रेस, राजद, जदयू, TMC, किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रही। ये सारी पार्टियों के जो भी पॉलिटिक्स में इन करता है उसको शायद पहले यही पार्ट पॉलिटिक्स का पढ़ाया जाता होगा कि अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च करने हैं, जनता से ही वसूल करके खर्च करने हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का तो कोई फायदा नजर नहीं आता है प्रत्यक्ष रूप से। तो आपकी नजर में इसमें पॉलिटिकल पार्टी दोषी है, माफिया दोषी है, या फिर ये कोचिंग वाले? देखिए, ये तीनों का कहीं ना कहीं नेक्सस है। चाहे जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होके इन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, और कोचिंग इंडस्ट्री के पास पैसा है। तो गहराई से जांच का विषय है कि ये पैसा कहाँ से फ्लो हो रहा है, क्योंकि अगर जो पेपर लीक हो रहा है तो जो भी पेपर लीक हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उसके ऊपर में जो ये खर्चा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और ये कौन कर रहा है फंड इसको। क्योंकि अगर आप मनी ट्रेल को पकड़ेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। और जहाँ तक बात रह गई ये पॉलिटिशियंस की या ब्यूरोक्रेट की, तो डेफिनेटली ये पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट अगर माफिया को संरक्षण नहीं देंगे तो माफिया कभी भी पेपर लीक नहीं कर पाएगा। तो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट इनका जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इन पेपर लीक माफियाओं से। और कोचिंग इंडस्ट्री को भी ठीक से आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं से ये जो पैसों का ट्रेल है इसको आप जब जांचेंगे तो आपको पता लगेगा कि यही पार्टीज़ हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट इसमें हो सकता है। क्योंकि माफिया पेपर लीक कर सकता है लेकिन वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए उसको कोचिंग इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है बच्चों तक कैसे पहुंच रहे हैं। और अगर इस बार तो ये हद थी कि ये टेलीग्राम और ये सब पे जब पहुंच रहे हैं तो हमारी जो सरकार है, हमारा जो पुलिस है, वो कैसे डिजिटली कितने एक्टिव हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं लग रहा है।
अगर पता नहीं लग रहा है तो उनको सख्ती से इन सब चीज़ों की जांच करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो भी सोशल पुलिसिंग, कहीं से भी तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और आपने जैसे कहा कि कोचिंग वाले इसको बेच रहे हैं। बेच सकते हैं। हाँ, मतलब मैं ये बेच नहीं रहे कह नहीं, रहा। मतलब बेच सकते हैं। हाँ। एक ही बात में बेच रहे हैं या बेच हाँ। सकते हैं। हाँ। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो ये कोचिंग से जुड़ा मामला तो जरूर ही लग रहा है। हाँ। तो अच्छा, एक बार ये बेच सकते हैं, लेकिन बेचा तो कोई प्रोडक्ट तब जाता है जब उसका कोई खरीदार हो। खरीदार तो या तो बच्चे होंगे या पेरेंट्स होंगे, खरीदार कोई तीसरा नहीं होगा। अगर आज मेरे बेटे को मेडिकल, जिसके भी लेख होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के पेपर हो, मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, तमाम हो, अगर मेरे बेटे या बेटी को उस एग्जाम से कोई लेना देने, वो ऑलरेडी किसी सर्विस में खुश है, तो मैं तो उस पेपर को खरीदने नहीं जाऊंगी, ना मेरा बच्चा खरीदने जाएगा। तो इसको खरीदार तो पेरेंट्स और बच्चे जो तैयारी कर रहे वही है। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स और आज के बच्चों की फेलियर है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा नीति या हमारे समाज का जो परिवर्तन है, जो संस्कृति है। क्योंकि अगर आज आप थोड़ा पीछे चले जाइए, हम लोग अपने जमाने में चले जाते हैं, आप अपने जमाने में चले जाइए, मेरे जमाने में, तो हमें आज भी याद है कि हमारे पेरेंट्स सैंपल पेपर भी पढ़ने की सलाह नहीं देते थे। बोलते थे जो टेक्स्ट बुक है आपने साल भर किया रेफरेंस बुक पढ़ने बोलते थे। बोलते थे पूरे साल आपने बैठ के किया जो सैंपल पेपर से एग्जाम पास करोगे। देखिए क्या है कि ये डेफिनेटली ये भी बात सच है कि भारत में सोशल मोरल वैल्यूज़ काफ़ी नीचे गिरते जा रहे हैं। और जो आज के डेट में पेरेंट है, वो उनके पास एक दो बच्चे हैं तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है अपने बच्चे के MBBS सीट के लिए या फिर किसी और भी नौकरी के लिए। ज़्यादातर जो आप देखते हैं जो स्कैम है वो इन्हीं दोनों जगहों पे आपको ज़्यादा दिखेगा। अब इसके बारे में एक और इसका पक्ष है कि हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि भारत में अगर आप मेडिकल एजुकेशन देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ़ीस बिल्कुल नहीं है और प्राइवेट कॉलेजेस में मिनिमम फ़ीस 50 लाख से है। तो ये अफोर्डेबिलिटी जोन नहीं है। आप कई स्टेट के अभी जो डेटा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि जैसे बिहार का 1% लोग ही हैं जिनकी इनकम 13 लाख से ज़्यादा है एनुअल इनकम, या उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1% लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम 15 लाख से ज़्यादा है। तो आप अगर इसको पैरामीटर माने तब तो बिहार या उत्तर प्रदेश के 1% लोग ही हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। तो जो 99% है उनकी अफोर्डेबिलिटी रेंज से ही ये दूर है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट के लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका सिस्टम इतना मजबूत हो कि आप इसके 3-4 चेक्स लगाइए। मैं रिकमेंडेशन यहाँ दे रहा हूँ सरकार को कि आप 3-4 चेक्स लगाइए। और मैं कहीं और से नहीं ला रहा हूँ, ये आप देखिए, अगर आप IITs के लिए सरकार ने वही चेक्स लगाए हुए हैं। जैसे बोर्ड मार्क्स के लिए भी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रखा हुआ है कि 75% मार्क्स होने चाहिए, जनरल या EWS या OBC के लिए, और SC ST के लिए 65%। लेकिन अगर आप मेडिकल में देखें तो ये नहीं है। दूसरा चेक लगाइए कि वहाँ 2 टियर एग्जामिनेशन सिस्टम है, JEE मेन, JEE एडवांस। जो सिर्फ टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट है वही एलिजिबल है JEE एडवांस के लिए। तो नीट के पेपर में भी आप ऐसे कुछ नेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट ऐसा कुछ रखिए और उसका 2 लेवल रखिए, मेन और एडवांस। मेन में जो बच्चा आ जाता है वो केवल उससे स्क्रीनिंग है, जो एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी उसकी सेट हो गई, और जो बाकी बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उसके थ्रू जा सकते हैं, या विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं तो 50% के बाद जा सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस जो है अपनी काउंसलिंग अपने रैंकिंग के हिसाब से अपना कर सकते हैं, सिर्फ मेन के रैंक के बेसिस पे। लेकिन जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज का सवाल है तो उस बच्चे को एडवांस में आना पड़ेगा और फिर एडवांस लिख के फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज में आए। तो सबसे पहले ही आप जो है ना एक फिल्टरेशन लगाएंगे, सिंगल एक पेपर, वो भी ऑफलाइन, सिर्फ एक पेपर पे ही आपने एक ही क्राइटेरिया है, इसका और कोई क्राइटेरिया नहीं। ये भी एक बड़ी वजह है कि आपके लिए उस एक पेपर का लीक हो जाने से आपका पूरा सिस्टम एक्सपोज हो जा रहा है। आपको इसको रोकने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो भी आपने फिजिकल कंडक्शन रखा हुआ है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आपको खतरा है। पेपर को इतने सेंटर्स पर ट्रांसपोर्ट करना, प्लस आपके सेंटर्स विदेशों में हैं, तो पेपर का पहले बनना भी जरूरी है।
किसी न किसी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर को छपना जरूरी है, क्योंकि ये ऑफलाइन हो रहा है। छपने में पिछली बार देखिए ट्रांसपोर्टेशन में लैप्स थे, इस बार छपने के दरमियान में शायद पेपर लीक हुआ है। तो आपको इन सब चीज़ों को ही आप हटा देंगे अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप ऑनलाइन करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हट जाएंगे। तो एनटीए को ये सीखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, एनटीए जब इनकॉम्पिटेंट हो चुका है तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि एनटीए को ही क्यों दिया गया है एग्ज़ाम कंडक्शन की जिम्मेवारी। भारत में और भी एजेंसीज हैं, तो एनटीए को हटाकर आप जब तक कोई कड़े मेजर नहीं लेंगे तो कोई भी एजेंसी डरेगी नहीं, क्योंकि एजेंसी को तो काफ़ी फायदा है, चाहे वो सरकारी संस्था है। आप सोचिए कि 20 लाख 22 लाख बच्चा आपको 1000-1500 रुपये दे रहा है, तो 200-300 करोड़ रुपए तो आपके पास आ रहे हैं एग्जाम कंडक्शन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एनटीए सिर्फ नीट का एग्जाम नहीं कंडक्ट करता है, एनटीए कई सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है। आप देखेंगे तो साल के एनटीए 500 से 1000 करोड़ रुपए एग्जाम कंडक्शन में केवल फॉर्म्स के बेसिस पे ला रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पास पैसों की कोई कमी है, उसके पास पैसे काफ़ी हैं। वो चाहे तो इन सब सिक्योरिटी मेजर्स को, सारे चेक्स को जरूर चाहे तो कंट्रोल में ला सकता है, लेकिन अगर वो नहीं ला रहा है और इंटेंशनली बार बार ये फेलियर हो रहा है तो एनटीए को बर्खास्त करके ये एग्जाम कंडक्शन की जिम्मेवारी किसी और संस्था को दे दी जाए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। एग्जाम्पल आपको सेट करना ही होगा। जी, सिक्योरिटी की बात आपने जैसे की, सिक्योरिटी का हम देखते हैं जब एग्जाम सेंटर से अगर शुरू करें तो तमाम तामझाम, महिलाओं के नाक के, कान के, बिछिया, पायल, हर चीज खुलवा दी जाते हैं, जूते, यहाँ तक कि बीपीएससी के साथ एग्जाम में जूते, सॉक्स भी खुलवा देते हैं। राजस्थान पीसीएस में हमने देखा था कि बॉयज गंजी और बनियान इस तरह से पहन के एग्जाम का ऐसा मामला भी आया था। और बीपीएससी के तो मैं खुद भी मैं देख के आई हूँ कि हर चीज वो रखवा देते हैं। तो और 1 घंटे पहले एंट्री है। मुझे अभी भी याद है कि बीपीएससी का मेंस वाले एग्जाम में जो था, जो बच्चे काफी दूर से आ रहे थे, 1 घंटे पहले एंट्री थी, जिनकी 1 घंटे 2 मिनट या 5 मिनट भी हो गए, उनको भी एंट्री नहीं दी गई। कुछ लोग रो रहे थे कि भाई मेंस का एग्जाम है, एंट्री दे दो, हम ट्रेन से आए हैं, हमारी लेट हो गई, ट्रेन की गलती, हमारी गलती नहीं है भाई, सरकार की गलती है। लेकिन नहीं दिया गया। इतनी सिक्योरिटी स्टूडेंट के ऊपर लगी जा रही है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली है। बहुत मैक्सिमम, मैंने कहती हूँ सारे मिडिल क्लास फैमिली वाले एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत लोग जॉब में भी होते हैं, वो भी जा रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम देने। लेकिन आप लेंगे तो 98% मिडिल क्लास फैमिली, जिनके लिए एक बार एग्जाम देना, और जो जॉब से भी जा रहे हैं उनके लिए भी शायद दूसरा मौका नहीं मिलेगा एग्जाम देने का। तो भी इतनी सिक्योरिटी है कि सुबह 7 बजे आप सेंटर पे बुलाते हैं, 8 बजे से आपको ये है, लेकिन 7 बजे एंट्री करवा दे रहे हैं। 9 बजे से एग्जाम स्टार्ट है, बिल्कुल। लेकिन आप 7 बजे एंट्री करा रहे हैं ठंड के मौसम में। और वो इतना कष्ट लेके लोग एंट्री कर रहे हैं 7 बजे सुबह में, फॉग के समय में। लेकिन आपकी सिक्योरिटी लेवल पे कभी प्रिंटिंग से गलती हो जा रही है, तो कभी कोई लीक करवा दे रहा है, जबकि सरकारी स्कूल में ये चीजें हो रही हैं, प्राइवेट में तो हो भी नहीं रही हैं। तो इतने सारे मापदंड होने के बावजूद आखिर स्टूडेंट दोष किसको दे? देखिए, आपने सही कहा, स्टूडेंट के ऊपर में तो बहुत चेक्स लगाए हुए हैं कि स्टूडेंट जो है, ये एनटीए इंश्योर करता है कि स्टूडेंट टाइम से जाए, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड, वेरिफिकेशन, फ़ोटो, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ चेक किया जाता है। लेकिन एनटीए को जो काम करना है, जहाँ भी एग्ज़ाम कंडक्शन हो रहा है, तो सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं। अगर आप 2024 के मामले में देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में सीसीटीवी चल नहीं रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कहीं चली जाती है तो जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। पेपर जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो आपका जो है ऑटो से वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था झारखंड में, और वहाँ से पेपर के लीक होने की भारी संभावना है। जो पेपर के प्रिंटिंग के इस बार मामले में, पेपर के प्रिंटिंग से पहले आपका पेपर लीक हो रहा है, तो ये ठीक बात है कि दूसरे साइड में आप स्टूडेंट के ऊपर में तो इतने कंट्रोल्स लगा के रखे हैं, इतने चेक्स हैं, लेकिन अपने सिस्टम के ऊपर में क्या आपके पास ये सारे ये चेकलिस्ट नहीं है? क्या आपको अपनी चीज़ों को सही से कंट्रोल नहीं करना चाहिए? स्टूडेंट तो बेचारा वो कहीं गरीब बस में, ट्रेन में, और आप ही के सिस्टम से, सरकारी सिस्टम से ही वो आ रहा है, उसके लिए लेट हो जाने से उसको पनिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पास तो सारा सिस्टम है, आपने तो बच्चों से पहले ही पैसे लिए हुए हैं, और वो पैसे से आपके पास पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा तंत्र है, आपके पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर भी आपसे भूल हो रही है, और रिपीटेड भूल हो रही है।
एक बार नहीं है ऐसा कि आपने 10 साल में 100 एग्जाम कंडक्ट किया और एक बार भूल हो गई, नहीं, आप रिपीटेड फेल हो रहे हैं। तो रिपीटेड फेल होने की तो एक ही सजा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं और एक रेशियो में भी रिपीट कर रहे हैं। नहीं, पब्लिक के पेशेंस का टेस्ट तो नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं। तो इसका एक ही है कि इनको बर्खास्त किया जाए, दूसरी एजेंसी को नियुक्त किया जाए और ये जो है जांच किया जाए, गहन जांच किया जाए, और जो जांच करने के बाद भी सजा मिले। जांच करने के बाद आप अगर उसके बाद भी फिर सजा नहीं देते हैं और लोगों को फिर छोड़ देते हैं, तो ये फिर से वापस से ये काम करते हैं। और इसके बाद इनको कौन कौन लोगों के पॉलिटिकल संरक्षण है या कौन कौन से ब्यूरोक्रेट इनको संरक्षण दे रहे हैं, उसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। जी। अच्छा, इस बार के पेपर के बारे में मामला है कि इस बार जो है प्रिंटिंग से पहले यानी गेस्ट पेपर के रूप में जहां तक इसको लीक किया गया है, तो निश्चित ही बात है गेस्ट पेपर के रूप में लीक हुआ है। तो ऊपर से जैसे आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट, स्कूल टीचर, पॉलिटिशियन, जिनके पास प्रिंटिंग के लिए जाना हो या कहीं ना कहीं से जो पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं या एजेंसी जो इस एग्जाम के कंडक्टर हैं, उन सब में से कोई ना कोई जिम्मेदार है। कोचिंग वाले जो इसे बेच रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, वो भी पेरेंट्स और बच्चे। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि क्योंकि सबको एक सबक मिले, खरीदने वाले को भी, जो अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि आज हम 1 करोड़ दे के एक डॉक्टर बना रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन अगर वही 1 करोड़ दे के बनने वाला डॉक्टर अच्छा सफल डॉक्टर नहीं हुआ और पेशेंट होके उसी का फादर वहां लेटा हो, तो इसके इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि वही बेटा आपके मृत्यु का कारण बन सकता है, यही बेटी आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है। देखिए, ये जो है ये सोशल और मोरल वैल्यूज़ पे हमें जो है ना स्कूलों पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल और मोरल वैल्यूज़ वहीं से ठीक होगा, वहीं से अपलिफ्ट होगा। जो आज पेरेंट अगर कोई पेपर बेच रहा है, लेकिन इस केस में खास करके इस बार उसको पेपर डायरेक्टली पेपर बोल के नहीं बेचा गया है, जबकि गेस्ट पेपर बोल के बेचा गया है। तो आप देखिए, जो चोर है, जो माफिया है, जो पेपर लीक करने वाला तंत्र है, वो कितना प्रोफेशनल होता जा रहा है, वो कितना प्रोफेशनल होता जा रहा है, कितना हाईटेक होता जा रहा है, और वो किस तरह से वो पेपर को लीक करके पेपर को बेच रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा प्रोफेशनल चल रही है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो कंप्लेन भी दर्ज किया है वो स्टूडेंट ने किया है। एक स्टूडेंट जब जाके ये बताता भी है कि जो गेस्ट पेपर से ये हूबहू मिल रहा था, तो शुरुआत में उसे भगा दिया जाता है जो जहाँ वो कंप्लेन करने गया, लेकिन बाद में उसी के बेसिस पे ये जांच हुई है। तो कुछ लोग हैं जो कि सिस्टम में अच्छे हैं, स्टूडेंट पेरेंट भी अच्छे हैं, तो इसी को बढ़ाना होगा और इसको इनकलकेट करना होगा। और ख़ास करके जब भी एग्ज़ाम कंडक्शन का होता है, तो 1 महीने पहले, जब खास करके नीट जैसे एग्ज़ाम में या JEE मेन जैसे एग्ज़ाम में, तो कोचिंग इंडस्ट्री के भी सारे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को या जितने टेलीग्राम पे जितने जो ये सब चैनल्स हैं, इनको खास करके पूरी तरह से इनको सेंसर करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और NTA के पास या जो भी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके पास राइट होने चाहिए कि क्या सर्कुलेट हो रहा है और गवर्नमेंट उसकी जांच करे। मान लीजिए कि कोई गेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट या कुछ भी करके बेच रहा है, तो वो पास होके जाना चाहिए एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी से और उससे क्लीन चिट होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर कुछ जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि ये पेपर जैसा ही कुछ भी जा रहा है, तो इनके पास रोकने का सिस्टम होना चाहिए। इनको AI का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ताकि AI जो है बॉट भी सारे इनके सब चीज़ों को पढ़ के तुरंत बता सकता है कि कहाँ ट्रिगर है, किसको रोकना है। तो अगर आप चाह जाएंगे तो आपके पास पैसा है, सिस्टम है, तंत्र है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट चाह जाएगी तो कभी भी इस तरह का पेपर लीक नहीं होगा। तो गवर्नमेंट में जो ये इच्छा शक्ति लानी होगी और इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये सोसाइटी की भलाई के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बार बार लीक हो रहे हैं, इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं, अब अगर री एग्जाम भी होते हैं फिर पैसे खर्च होते हैं, और आप देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से ये जनता की जेब से ही पैसे जा रहे हैं। चाहे दोबारा इलेक्शन हो, चाहे दोबारा एग्जाम हो, पैसे जनता की जेब से खर्च हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा नहीं किया जाए कि इस तरह के एग्जाम को, जैसे नीट है, इंजीनियरिंग है,
जैसे कि प्री बोर्ड हम लोग के स्कूल में हम लोग नवोदय में जब थे तो ऐसा होता था कि प्री बोर्ड में अगर आपका इतना परसेंटेज नहीं आ रहा है तो आपको बोर्ड में नहीं बैठने दिया जाएगा, ऐसा डराया जाता था। ऐसा कोई नियम सीबीएसई का नहीं था, अब हम लोग जान पाए हैं जब निकल गए। लेकिन स्कूल में यही लगता था कि नहीं बैठेंगे तो नहीं रखेंगे। नवोदय में ऐसा ऑप्शन नहीं था कि दोबारा रखा जाएगा। हमें डराया जाता था कि दोबारा ना रूम मिलेगा रहने के लिए ना खाना मिलेगा, रोड के बाहर रह के एग्जाम दो। और हम लोग के जमाने में पेरेंट्स ऐसे थे कि बोलते थे नहीं ठीक है, हम तो कहाँ रखेंगे, हम तो नहीं रख के पढ़ाएंगे उतनी दूर में। तो ये चीज एक बार प्री बोर्ड नहीं होता था, बाद में 2 प्री बोर्ड की व्यवस्था भी की गई थी कि अब 2 प्री बोर्ड दो। तो ऐसा स्कूल में ही नहीं कर दिया जाए कि जिनका प्री बोर्ड में मान लीजिए या बोर्ड में कुछ परसेंट कर दिया जाए कि 70%, 60%, 75, जो भी लगे आज के डेटा के हिसाब से। आजकल तो देख रहे हैं सबके 90s प्लस में आ रहा है, तो इस क्राइटेरिया को मन करे तो 80% पे भी कर दिया जाए कि उससे ऊपर जिसका आएगा वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद स्कूल में ही एक टेस्ट करवा दिया जाए, ताकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो स्कूल में बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती एग्जाम देने की। नहीं, इसी के लिए देखिए मैंने आपको उस समय में भी कहा था कि ये जो है आपको चेक्स लगाने होंगे, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस में और IIT के लिए 75% का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगा हुआ है। तो भारत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी एक मिनिमम 12th का परसेंटेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाया जाना चाहिए। और अगर ये भी लगा दिया जाएगा तो ये एक और चेक्स होगा ये, और साथ में 2 tier सिस्टम होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो एक एग्ज़ाम काफ़ी नहीं होगा, एक एग्ज़ाम के बाद एक दूसरा एडवांस एग्ज़ाम भी लिखना होगा और उसी से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच सकेंगे। इससे आपको क्वालिटी इम्प्रूव होगी और इससे एग्ज़ाम कंडक्शन के लिए भी प्रेशर रिलीज़ होगा, क्योंकि अब आपको 25 लाख लोगों के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ 2.5 लाख लोगों में इंश्योर करना है। करना तो 25 लाख वाला भी, जो पहला वाला भी टेस्ट है उसको भी सही ढंग से लाना है, लेकिन उसको CBT मोड पे लाइए, उस पे जो है पूरा AI का ताकत लगाइए, पूरे सिस्टम को फुल प्रूफ बनाइए। और अगर सारे सिस्टम, सारे सिक्योरिटी मेजर्स को लगा दिया जाए तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कहीं पेपर लीक नहीं हो रहा है। तो पेपर को कंट्रोल करके कराना कोई इतना बड़ा भी कठिन काम नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है और गवर्नमेंट को इसको इंश्योर करना चाहिए और गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जो है अपनी क्रेडिबिलिटी खो देंगे। बिल्कुल, अभी वर्तमान में हम ये भी देख रहे हैं कि पेपर लीक हो रहा है। जेन्युइन सी बात है कि जो स्टूडेंट संघर्ष करके किसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी तो नहीं कहेंगे, उनके पेरेंट्स अपनी रोजी रोटी किसी तरह से चला रहे हैं और वो अपने बच्चों को किसी तरह से बाहर पटना या दिल्ली कोचिंग करवा रहे हैं, किसी तरह से उनका खाना पीना चल रहा है, या कुछ ऐसे भी संस्थान है जो उन बच्चों को पढ़ा के 1 साल या 2 साल के लिए रखते हैं, क्योंकि उन संस्थान का भी फंडिंग इतना नहीं होता है कि उनको फ्री में बहुत दिन तक रख सके। तो वो भी ऐसे बच्चे ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं, अब उनके री एग्जाम होगा, उनका समय चला गया, तो विरोध करते हैं या रोड पे। जैसे अभी हमने देखा कि ट्री के एग्जाम को लेकर के विरोध हो रहा था पटना में, पुलिस भी लाठी चार्ज कर रही है। आखिर वो स्टूडेंट जाए तो कहाँ जाए, विरोध नहीं करे तो किसको सुनाए, क्योंकि पेरेंट्स के पास अब बजट नहीं है, वो घर जा नहीं सकते हैं। हाँ नहीं, ये तो ठीक है। देखिए, स्टूडेंट जो विरोध कर रहे हैं विरोध करें, लेकिन एक चीज़ को भी समझिए कि स्टूडेंट को अभी वापस अब मेंटली मजबूत होके, खास करके नीट के एग्ज़ाम में उसको वापस मजबूत होके दोबारा एग्ज़ाम के लिए रेडी होना है। तो स्टूडेंट के पास ज़्यादा स्कोप नहीं है विरोध करने का। ये स्टूडेंट जो है, इनको अपने आप को फिर से रीऑर्गेनाइज होना है, वापस अपनी चीज़ों को दोबारा लाना है, फिर से अपने रिदम में आना है, क्योंकि एग्ज़ाम का जैसे डेट अनाउंस होगा तो उन्हें एग्ज़ाम लिखना है। तो स्टूडेंट से देखिए, स्टूडेंट इतना ही विरोध किया, सरकार को ये बात समझ में आनी चाहिए और सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। और सबसे पहले तो सरकार अपनी तरफ से एक अपोलॉजी ज़रूर बनता है कि NTA करे और माफ़ी मांगे लोगों से उसके टाइम के लिए, और स्टूडेंट से कि स्टूडेंट को मेंटल हरासमेंट जो उसने दिया है उसके लिए उसे डेफिनेटली माफ़ी मांगनी चाहिए। और यही पहला स्टेप गवर्नमेंट को लेना है। उसके बाद गवर्नमेंट को अपनी चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए कि किस तरह से वो एग्ज़ाम के कंडक्शन के लिए जाएगा, और एग्ज़ाम कंडक्ट होना है तो वो फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, ये इंश्योर करना है। और इसमें सरकार को जल्द से जल्द और समय नहीं लगा के उनको तुरंत इस सिस्टम को और अनाउंस करना चाहिए,
कि कब वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और किस तरह से करेंगे। अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बार बार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, तमाम तरह के, किसी भी नीट की बात नहीं कर रही हूँ, बार बार होता है, फिर री एग्जाम होता है, फिर कुछ बच्चे दे भी नहीं पाते कुछ एग्जाम में, तो कई लोग सफर भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट तो जेन्युइन सी बात है, अगर स्टूडेंट मैदान में उतर जाएंगे, दोबारा री एग्जाम होगा तो वही सफर करेंगे, तो और सरकार भी माफी मांग लेगी, फिर दोबारा हो सकता है ऐसी गलती करें। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि जो भी जिम्मेदार हो, चाहे वो वर्तमान में सत्ता में रह रहे मंत्री जिम्मेदार हैं, ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं, कोचिंग वाले जिम्मेदार हैं, बच्चे जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं। मैं कहती हूँ वो बच्चे और पेरेंट्स भी उतने जिम्मेदार हैं जो इसको खरीद रहे हैं। तो उन सबको ऐसी सजा दी जाए कि जो बच्चे इसको खरीदे हुए हैं, ये जानते हुए कि क्वेश्चन गेस पेपर समझ के नहीं, जो गलती में खरीद लिए गेस पेपर उनकी नहीं, जो वास्तव में क्वेश्चन आउट में जुड़े हुए जड़ से, उन सबको कुछ ऐसी सजा दी जाए कि वो कुछ साल के लिए उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाए एग्जाम अटेंड करने से या कुछ कामों से, सरकारी नौकरी से। हाँ, बिल्कुल। जैसे देखिए, आप अगर चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जो है एग्जाम से बाहर किया जाता है, तो ऐसा डेफिनेटली होना चाहिए कि ये भी एक चीटिंग है। उस चीटिंग से मुझे लगता है ज्यादा बड़ा चीटिंग, हाँ, क्योंकि उसमें सिर्फ एक आप सफर करते हैं, इसमें आप नहीं किए हैं, आपके जैसे आपको तो सफर आप इसीलिए खरीदे कि आपको लगता था कि मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप उसको भी सफर कर रहे हैं जिसके लिए ये शायद अंतिम मौका हो। करेक्ट। नहीं, तो ये डेफिनेटली होना चाहिए कि जिन लोगों का भी इसमें जिस तरह से भी हाथ है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और ये तो अब जो जांच एजेंसी है, अगर सीबीआई इसकी जांच करते रहेगी तो पता नहीं कितने लंबे समय तक करेगी, तो सरकार को थोड़ा इन्वॉल्व होके कोई स्पेशल इसके लिए एक जांच कमेटी बनाए और इसको फास्ट ट्रैक पे जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट लाएं और पब्लिक डोमेन में लाएं। और इसमें अगर आप किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या किसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उस तरह के लोगों को बनाएं और इस पे जल्द से जल्द लाएं। ये नहीं है कि अगर आप इसको फिर से ऐसे ही लेके चलते रहेंगे। ये मई का समय है, जून का समय है, अभी भी कई एग्जाम्स होने हैं, बिल्कुल। लगातार अभी एग्जाम्स होने हैं। अभी संडे को भी JEE एडवांस का एग्जाम होना है, तो कई एग्जाम्स होने हैं। तो आपको ये पैटर्न को जल्द से जल्द, जो ये लीक वाला पैटर्न है, इसको तोड़ना होगा और इंश्योर करना होगा कि आप सारे एग्जाम सही से कंडक्ट करें। और डेफिनेटली आपका जो कहना है, जांच होनी चाहिए और जो लोग कल्प्रिट हैं, चाहे जो छोटे लेवल पे है या जो बड़े लेवल पे है, सबको सजा होनी चाहिए। और ये जितनी जल्दी सजा होगी, जितना बढ़िया ये रोल मॉडल सेट होगा, तभी आगे के जो बच्चे हैं, क्योंकि जो अभी क्लास 12th में बच्चा है जिनको अगले साल लिखना है नीट, वो भी तो घबराया हुआ है। बिल्कुल। जो अभी बच्चा क्लास 11th में है जिसको डॉक्टर बनना है और 2 साल बाद नीट का एग्जाम लिखेगा, वो भी अभी घबराया हुआ है। उसके ट्रस्ट को भी आपको जीतना होगा, नहीं तो वो भी उतना मोटिवेटेड नहीं होगा एग्जाम लिखने के लिए। तो ट्रस्ट जीतना, फ्यूचर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका ट्रस्ट जीतना भी ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जी। अंत में जाते जाते इन सारी चीजों को देखते हुए, एग्जाम इस तरह से लीक हो रहे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जो ये ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे साल भर 18-18, 22 घंटे पढ़ रहे होते हैं, और ये हो सकता है कि किसी का पहला अटेम्प्ट हो, लेकिन किसी का हो सकता है दूसरा अटेम्प्ट भी होता है। तो 2 सालों से उनकी मेहनत, इतने घंटे पढ़ाई के बाद उन्हें अब लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब वो हिम्मत हार चुके होते हैं ये पेपर लीक के बाद। और कुछ के तो पेरेंट्स भी हिम्मत हार चुके थे कि अब हम नहीं पढ़ा पाएंगे, अब हमारे घर की जो बजट है, फाइनेंशियल कंडीशन है, वो अलाउ नहीं करती है। खास करके लड़कियों में तो हो सकता है कि कई लड़कियां, जो आप नवोदय बैकग्राउंड से देखेंगे, 12th के बाद शादियां हो जाती थी जल्दी। तो ऐसे ही अगर अभी ऐसे थोड़े परिवेश चेंज हो गए हैं, लेकिन उस तरह के लोगों के लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अभी हिम्मत बनाए रखना होगा, खास करके जो नीट एस्पिरेंट हैं। एग्ज़ाम के डेट जरूर जल्द से जल्द अनाउंस होंगे और मोस्ट प्रोबेबली जून में आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ सकता है। तो जैसे ही ये घोषणा आती है तो आपको हिम्मत बनाए ही रखना पड़ेगा। हाँ, जो स्टूडेंट का, जैसे आपने कहा कि दूसरा, तीसरा, चौथा ड्रॉप है और उसने काफ़ी बढ़िया किया था पहले वाले अटेम्प्ट में, उसको थोड़ा और मोटिवेट होना होगा। इसको एक्स्ट्रा टाइम जो मिला है, इसको पॉजिटिवली देखिए और मेहनत से लग जाइए। क्योंकि देखिए, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा, आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में आप जितना कम सोचें उतना अच्छा है। वो पेरेंट को सोचने दें, हम जैसे लोगों को सोचने दें, और आपके जैसे कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो आपके लिए लड़ रहे हैं, पेरेंट लड़ रहे हैं।
तो हो सकता है कि जो आने वाला पेपर है वो आप और भी बेहतर कर सकें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित रखिए। जी, आपने बहुत अच्छा कहा। सवाल काफ़ी सारे हैं लेकिन समय की आपकी सीमा है, तो मैं से यही विराम देना चाहूँगी और आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं सबके लिए ही कहना चाहूँगी, मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको एग्जाम दोबारा देना ही पड़ेगा, आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो बच्चे जिम्मेदार है जिन्होंने पेपर खरीदा, जो पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, जो कोचिंग वाले जिम्मेदार हैं, जो ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं, जो पॉलिटिशियंस जिम्मेदार हैं, उन सबको ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसा करने की हिम्मत ना करे।